Namaskar, hello and welcome to the current affairs discussion of 26th April 2023. My name is Antara Boyan और आज के इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस के साथ साथ मैप ऑफ द डे और साथ ही साथ एक मेंस का क्वेश्चन भी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के स्नैपशॉट के साथ। सो टुडे इज 26th of April 2023 Wednesday and this is the front page of the Hindu newspaper. सो ऑलरेडी वी हैव सीन इन न्यूज़ कि यहाँ पे जो सूडान से किस तरीके से वापस लाए जा सकते हैं इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करके, उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया। ऐसे और ऑपरेशंस के बारे में हम लोग कल के सेशन में पढ़ाई कर चुके हैं। अगर आपने उसे अटेंड नहीं किया तो आप उस सेशन को देख सकते हैं। Let us start with what are the things that we are going to study in today's class. तो आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द डे, जो कि 26 अप्रैल को मनाया जाता है एज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। उसके बाद हम देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम। मेंस के क्वेश्चन में आज हम लोग देखेंगे कि फ्रॉम टाइम एंड अगेन किस तरीके से हम लोग भारत के अंदर वेलफेयर स्कीम्स को लाते रहे हैं। बहुत सिंपल तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से मिड डे मील स्कीम ही हो गया है ना, लेकिन क्या होता है इसका बेनिफिट्स कैसे हर एक को पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, क्या क्या इसके बारे में और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल सेक्शन से आज हमने लिया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन सीक्वेंसिंग के ऊपर एक आपका आर्टिकल, तो इसे हम लोग देखेंगे। देन नॉर्थ ईस्ट और असम बेस्ड करंट अफेयर्स से हम लोग देखेंगे आइजॉल जो है वो हाईएस्ट एडॉप्शन किया है कैशलेस पेमेंट्स में। दैट मीन्स आइजॉल इज द प्लेस जहाँ पे आपका हाईएस्ट number of people are going for highest number of payments in cashless form, मतलब ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटल फॉर्म, इस तरफ आपका स्विचिंग ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग गुणोत्सव के बारे में देखेंगे। गुणोत्सव इज रिलेटेड टू असम और किस तरीके से स्कूल्स को A+A इस तरीके से रेटिंग दिया जा सकता है, और इस तरीके से रेटिंग से क्या होता है जो क्वालिटी है वो और इम्प्रूव किया जा सकता है, और जहां आपका क्लोज डाउन करने का ज़रूरत है वहां क्लोज डाउन करके आगे बढ़ा जा सकता है। फिर आपका जो हेमकोश है, हेमकोश हैज़ मेड अ you can say world record by being the largest bilingual braille dictionary। तो ये सभी चीज़ें हम आज के आर्टिकल में देखेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक भी देखा है तो फिर भी आपको करंट अफेयर्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। Okay, so let us begin with the 26th of April. The importance of the day is World Intellectual Property Day. Now, what is the theme of this year? So this year the theme is Women and IP, that is Women and Intellectual Property, Accelerating Innovation and Creativity. So what is the theme? Women and Intellectual Property, Accelerating Innovation and Creativity. Now the World Intellectual Property Day was officially established by whom? Was officially established by World Intellectual Property Organization, that is WIPO. कब इसको एस्टैब्लिश किया गया था? 1999 से। 9 अगस्त 1999 को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एस्टैब्लिश किया था। नाउ द डेट ऑफ द 30th फाउंडिंग एनिवर्सरी ऑफ WIPO, that is 26th of April, was announced as World Intellectual Property Day. तो 30th फाउंडिंग एनिवर्सरी जब यहाँ पे जो हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे 26 अप्रैल को अनाउंस किया है। Now what you have to remember for sure, that is your Women and IP, Accelerating Innovation and Creativity. Now the first World IP Day was celebrated in the year 2000, 1999 को establish करके 2000 से यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड IP डे मनाया गया और 59 मेंबर कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। And as of 2022 there are 189 countries. So you have to remember how many countries are there? 189 countries in 2022. Now let us come to the question from GS paper 2 which is based on governance. ये 2019 का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है।
So the question is, performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of the policy process discuss. तो क्या पूछा गया है इसमें कि परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम के परफॉर्मेंस के ऊपर ये आपका क्वेश्चन है। अब बात आता है कि वेलफेयर के बारे में कहाँ पे बात किया गया है, तो वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करने के बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ पे दिया गया है, वेलफेयर स्टेट के बारे में डीपीएसपी। व्हाट डू यू वांट टू एस्टैब्लिश? वी वांट टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, राइट। दिस इज योर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ओके, नाउ सी, अब इसमें क्या दिया हुआ है, वेलफेयर स्कीम्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। किसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया है? वल्नरेबल सेक्शंस। सो नाउ कम्स हु आर द वल्नरेबल सेक्शंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप विमेन, चिल्ड्रन, देन minority, then scheduled caste and scheduled tribe. So all these things you can take in the vulnerable section. Okay, is not so effective, कहा गया है इतना effective नहीं है. So how do you prove it is not so effective? How do you say it is not so effective? So you can say that it is it effective or not? If you want to go for yes, it is not so effective, then you can say why it is not so effective. For example, you can give the example of मिड डे मील स्कीम कि कब से हम लोग इसको चला रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है हमें जो बेसिक कॉस्ट बेनिफिट चाहिए वो अभी भी हम अचीव नहीं कर पा रहे। फिर देखिए जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फार्मर है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपए का उगाया है तो उसका 1.5 टाइम्स हम आपको 150 रुपीज यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस XYZ क्रॉप्स के लिए एश्योर कर रहे हैं, पर नहीं मिल पा रहा है अभी भी। तो फिर अभी भी अगर इसको लेके अगर प्रॉब्लम्स है फार्मर्स को, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, तो वो भी यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम। नाउ सच फॉर एग्जाम्पल द अगेन यहाँ पे वुमेन को लेके मेल न्यूट्रिशन हो गया, फिर आपका चाइल्ड बर्थ के समय डेथ के केसेस हो गए, या फिर एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड हो गया, एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू द गर्ल एंड द वुमेन। ऑल दीज थिंग्स वी आर इम्प्लीमेंटिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, पर अभी भी हमको परफेक्ट रेशियो मिल नहीं पा रहा है। देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कहीं गोस्ट पीपल एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब वो है ही नहीं, बट स्टिल उनके नाम पे पैसा जा रहा है, और कहीं डिजर्विंग लोगों के पास भी पैसा नहीं आ रहा है, जरूरतमंद के पास भी पैसा नहीं आ रहा है। देन मिनिमम एग्रीकल्चर में ही आप ले लीजिए, स्टोरेज फैसिलिटी, अभी तक हम लोग स्टोरेज का, स्पेशली कोल्ड स्टोरेज का बेस्ट यूटिलाइज अभी तक हम लोग नहीं लेके आ पा रहे हैं ना। सो ऑल दीज आर शोइंग दैट हाँ इफेक्टिवनेस में प्रॉब्लम तो है। अब क्यों प्रॉब्लम है यहाँ पे बताया जा रहा है, ऑलरेडी बोल दिया गया है, देखिए क्योंकि नंबर 1 अवेयरनेस नहीं है, नंबर 2 एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है एट ऑल स्टेजेस ऑफ द पॉलिसी प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन आप इसका जनरेट कर सकते हैं कि एक तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा कि आपके राइट से, ये आपके लिए बनाया गया है, ये आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा, है ना। अगर इफ यहाँ पे आंगनवाड़ी स्कूल में जब बच्चा जा रहा है देन, और फॉर स्कूल मिड डे मील इज अ पार्ट ऑफ, मिड डे मील इज अ पार्ट ऑफ इट, तो वो उसका राइट्स में ऑलरेडी आ गया, वो उसको अवेयर होना पड़ेगा कि ये है करके, है ना। तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसका रहना पड़ेगा इन द स्टेज ऑफ in policy making process. What the farmer wants is important while making policy for the farmers, for example. तो ये stages में जो है यहाँ पे involvement रहना पड़ेगा। yes, तो उसके बाद हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर आप इतना यहाँ पे लिखेंगे इसी को पॉइंट वाइज, तो दिस विल गिव यू this will almost complete your word limit here itself. Then comes about your अल्टीमेटली ये सभी चीज़ों को हम कहाँ समराइज कर सकते हैं, ये सभी लूप होल्स को हम कैसे वे फॉरवर्ड आगे बढ़ सकते हैं। देन वी कैन कम अप विथ नंबर 1, हर जगह आप प्लस माइनस इसको जहाँ जहाँ यूज़ कर सकते हैं, ई गवर्नेंस और डिजिटलाइजेशन से काफ़ी इसको कम किया जा सकता है। बाय डिजिटल मीन्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इन सब चीज़ों से
लूप होल्स को मिनिमाइज किया जा सकता है. देन वी कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल प्रोग्राम्स, राइट. बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है यहाँ पे सक्सेसफुल भी रहे हैं. आप एनीमिया के केसेस ले लीजिए, पोलियो के केसेस ले लीजिए, तो देयर आर मेनी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स विच हैज बीन सक्सेसफुल. तो उनसे हम इंस्पायर होके, उनसे सीख के एट द स्टेट लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द कंट्री लेवल, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल से कंट्री लेवल तक जो है चीज़ों से एलिमिनेट, चीज़ों को, लूप होल्स को हटा सकते हैं. एंड वी कैन ब्रिंग अबाउट गुड गवर्नेंस का प्रिंसिपल पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है. तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग इसको लिखने का अटेम्प्ट जरूर करेंगे, और साथ ही साथ आप इसे जो है कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पे आंसर ड्रॉप कर सकते हैं. कमिंग बैक टू द न्यूज़पेपर डिस्कशन, आज हमने यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर से जो आर्टिकल लिया है, दैट इज अबाउट जीनोम सीक्वेंसिंग एंड द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. वाई वी हैव पिक्ड अप दिस आर्टिकल? क्योंकि बाकी जो आर्टिकल्स आपके हैं, जैसे कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स से रिलेटेड हो गया, वो प्लस माइनस हम लोग आगे पीछे देख रहे हैं, वैसे आर्टिकल्स हम लोग पढ़ रहे हैं. बट दिस इज समथिंग विच हैज कम अप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. So if you do not know about this particular project, let us go through this. So why is the Genome India project important? इसका importance क्या है? And what is the significance of genome sequencing? ये direct आपका question बन सकता है जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर. ठीक है. और इंडिया के केस में इसका इंडिया के केस में when we are now going to be the largest population as well, so what is the role of such kind of a project? Okay, so what is genome sequencing? What are its application? This is most important कि इसके application क्या है. सबसे important है genome sequencing के applications जानना, फिर आप इसको किसी भी level पे use कर सकते हैं. How did it help during the pandemic? कोविड-19 के समय में ही हो गया, कैसे इसने हेल्प किया है, एंड व्हाट इज द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. ओके, सो दैट इज द बेसिक. नाउ द बैकग्राउंड ऑफ दिस, कि इसके पीछे का क्या कहानी है. द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसेंटली सेड दैट द एक्सरसाइज टू सीक्वेंस 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम्स. ओके, किसको सीक्वेंस किया जाएगा? 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम्स एंड क्रिएट अ डेटाबेस अंडर द सेंटर बैक्ड जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम्स का यहाँ पे डेटाबेस का सीक्वेंसिंग किया जाएगा. एंड दिस इज अबाउट 2/3 कंप्लीट. इसका जो है मैक्सिमम पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड. अबाउट 7,000 इंडियन जीनोम्स हैव ऑलरेडी बीन सीक्वेंस्ड, ऑफ विच 3,000 आर अवेलेबल फॉर पब्लिक एक्सेस टू रिसर्चर्स. ओके, नाउ कम्स व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग. तो ये तो न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो है इसके बारे में ऑलरेडी इस प्रोसेस में 10,000 में से 7,000 इंडियन जीनोम सीक्वेंसिंग को कंप्लीट किया है. पर ये जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन? सो द ह्यूमन जीनोम is the entire set of deoxyribonucleic acid, that is DNA, residing in the nucleus of every cell of the human body. तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी आपका सेल्स एग्जिस्ट करते हैं उसमें क्या रहता है? उसमें आपका डीएनए रहता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड रहता है. फिर जो आपका डीएनए रहता है उसमें जेनेटिक कोडिंग में रहता है, जेनेटिक मटेरियल. ये आपका एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें 2 स्ट्रैंड्स इस तरीके से है ना, ऐसे स्ट्रक्चर में. दिस इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. और फिर इसमें क्या है? इसमें किस तरीके से आपके बेसिस होते हैं? इसमें इस तरीके से आपके बेसिस होते हैं. और बेसिस का कॉम्बिनेशन कैसा होगा? ए का टी के साथ हो सकता है और जी का सी के साथ. सो ATGC इस तरीके से रहता है. ओके, एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन एंड साइटोसाइन. तो इस तरीके से आपका बेसिस का ऑर्गेनाइजेशन रहता है. अब कभी भी मान लीजिए डीएनए, आपने मूवीज में देखा होगा कि एक इंसान का फिंगरप्रिंट मिला, फिर उसको पूरे कंप्यूटर में उसको ऐसे अपलोड किया और किसका फिंगरप्रिंट है वो आ गया. तो अगर एक डेटाबेस मेंटेन किया जाता है तो इन केसेस ऑफ मेनी फ्रॉम क्राइम टू मेनी अदर थिंग्स, एक उस डेटाबेस में से आपको पता चल जाएगा कि ये किसका है ना. सो एक पैटर्न उसमें से आपका प्रोवाइड किया जा सकता है, विच इज नोन एज your DNA sequencing. Okay, genome sequencing. Now see, it carries the complete genetic information responsible for development and functioning of an organism. अब ये इसके अंदर क्या रहता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म का, जिसका भी यहाँ पे सीक्वेंसिंग हो रहा है, किस तरीके से कंप्लीट डेवलपमेंट यहाँ पे उसका हो सकता है, जेनेटिक्स किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ये पूरा चीज़ है इसमें. अगर कोई मान लीजिए डिसेबिलिटी है,
अगर कोई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, कुछ डिजेबिलिटीज है, तो वो सीक्वेंसिंग से सब पता चल जाएगा। ये तो आपका डीएनए सीक्वेंसिंग ये हो गया। अब इसको अगर कंप्लीट पूरी तरीके से अगर एंटायर सेट अगर पूरा का पूरा डीएनए का यहाँ पे जो है निकाला जाए डेटाबेस, तो फिर दैट विल बी नोन एज योर ह्यूमन जीनोम और जीनोम सीक्वेंसिंग। ओके, the process of deciphering the order of base pairs to decode the genetic fingerprint of a human is called genome sequencing. So ये क्या है आपका, to decipher the order of base pairs, मतलब ये आपके base pairs है, किस तरीके से ये arrange है, किस तरीके से इनका arrangement हुआ है, इसी को decipher करने को क्या बोल रहे हैं, base pair का decipheration यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, so now let us proceed further और देखते हैं ये human genome project क्या है। So, in 1990, a group of scientists began to work on determining the whole sequence of the human genome under the Human Genome Project. तो पूरा का पूरा ह्यूमन के अंदर जितने भी आपका सीक्वेंसिंग रहता है, इसको कंप्लीटली पूरी तरीके से इसको डिटरमाइन करने के लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, दैट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. The project released its latest version of complete human genome in 2023 with 0.3% error margin. तो यहाँ पे जो complete version है वो कब यहाँ पे आपका रिलीज किया गया, 2023 को इसको कंप्लीट किया गया, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका 0.3% एरर मार्जिन मिला है। अब जो हमने देखा कि हाँ ठीक है, डीएनए का सीक्वेंसिंग किया जाएगा और कंप्लीट अगर यहाँ पे किया जाए तो उसको हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जितना भी यहाँ पे बेसिस है, किस तरीके से वो ऑर्डर में, किस ऑर्डर में वो है, उसको शफल करके किस ऑर्डर में है, पूरा बेस का सीक्वेंस जो है ये फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, इससे आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह वो सब चीजों में भी हेल्प मिलेगा। बट द थिंग इज, इसका एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन? द फर्स्ट एप्लीकेशन हियर इज ऑब्वियसली इसके वजह से, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपके डॉक्टर्स रहेंगे उनको एक एनालिसिस करने का एक आप दे विल बी एबल टू एनालाइज कि कितना यहाँ पे आपका जो भी डीएनए का सीक्वेंसिंग जैसा भी है उससे कितना चेंज हुआ है, या फिर उससे कितना, हम यहाँ वर्ड क्या यूज करते हैं, म्यूटेशन कितना हुआ है, कितने चेंजेस उसमें आए हैं, कितना म्यूटेशन आया है, जिसे एज अ हेल्थ इंडिकेटर यूज किया जा सकेगा। मतलब ये अगर वैसा ही है जैसा रहता है तब तो कुछ दिक्कत नहीं है, पर अगर चेंजेस है तो फिर दिस कैन बी यूज एज अ हेल्थ इंडिकेटर। ओके, अगर कोई डिजेबिलिटीज है तो पता चल जाएगा कि ऐसा तो नहीं, ऐसा होना चाहिए था सीक्वेंसिंग के हिसाब से, मतलब इसमें कुछ डिफेक्ट है, कुछ डिजेबिलिटीज है, तो ये सब चीजें पता लग जाएगा। ओके, नाउ जीनोम सीक्वेंसिंग हैज बीन यूज्ड टू इवेलुएट रेयर डिसऑर्डर्स। कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपका नॉर्मल सीक्वेंसिंग में अगर नहीं है, अगर उससे अलग है, तो हो सकता है कुछ और उसमें चेंजेस है, म्यूटेशन है या तो डिसऑर्डर है। ओके, प्री कंडीशंस फॉर डिसऑर्डर्स एंड इवन कैंसर from the viewpoint of genetics. Nowadays, already cancer has become a very, you can say, important field जहाँ पे research and development का जरूरत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, there will be more research और early detection करने में ये बहुत एक important role play करेगा। Okay, rather than diseases of certain organs, nearly 10,000 diseases including cystic fibrosis, thalassemia, again very important, are known to be the result of single gene malfunction. अगर सिंगल जीन मेलफंक्शन कहाँ पे मेलफंक्शन है ये अगर पता लगाया जा सकता है तो इन द फ्यूचर प्रोबेबली ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी देयर आर डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू जीन एडिटिंग, मतलब ये वाले में प्रॉब्लम है तो इसको जो है बायोमोलिकुलर सीजर्स से कट करके बाहर निकाल के उसमें आपका जो भी और उसमें रिसर्च किया जा सकता है, फिर एडिट किया जा सकता है, तो इस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट की तरफ और आगे बढ़ सकते हैं। सो इन पब्लिक हेल्थ हाउएवर सीक्वेंसिंग हैज बीन यूज्ड टू रीड द कोड्स ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा म्यूटेटिंग इस तरीके से रहते हैं, तो वायरस कोड्स को रीड करने के लिए इसको यूज किया, ऑलरेडी आपका ये प्रोसेस में है। ओके, सो इसका प्रैक्टिकल यूज क्या रहा है और कब रहा है? सो 2014 में जब इबोला वायरस ने इन्फेक्ट किया था स्पेशली अफ्रीकन पेशेंट्स को, तो फिर वहां पे क्या हुआ था, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम MIT एंड हार्वर्ड sequenced samples of Ebola from infected African patients to show how
genomic data of viruses can reveal hidden pathways of transformation. तो किस तरीके से यहाँ पे जो भी जीनोमिक डेटा रहेगा, जो भी डेटा रहेगा जीनोम सीक्वेंस का, उसको फाइंड आउट करके कैसे उसमें से डिजीज को आपका बेटर क्योर किया जा सकता है, ये पता लगा सकते हैं बाय योर जीनोम प्रोजेक्ट. ओके, नाउ इंडिया में ये आपका किस तरीके से काम करता है, व्हाट इज जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. Okay, so India's 1.3 billion strong population consists of over 4,600 population groups, many of which are endogamous. What do you mean by endogamous? Endogamous means within that group itself people get married, or within that group itself the next generation happens. Okay, तो इसमें क्या होगा, डाइवर्सिटी, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी रहता है, जो जीन डाइवर्सिटी रहता है, वो कम रहेगा, क्योंकि उसी ग्रुप के अंदर अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो वहीं पे आपका सर्कुलेट हो रहा है, और जो भी आपका यहाँ पे सीक्वेंसिंग है वो एज इट इज यहाँ पे आपका उसी में combined है. Gene diversity is a very good thing, so that is why exogamous is here better than endogamous. Okay, so thus Indian population harbors distinct variations. क्या होगा, इसीलिए अलग होगा, with disease causing malfunctions often amplified. अगर इसमें कोई डिजीज है तो उसी में घूम के वो और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा. Okay, within some of these groups, but despite being a large population with diverse ethnic groups, India lacks a comprehensive catalog of genetic variations. So इतना हमारे अभी तो largest population बन गए और इतना ज्यादा diverse यहाँ पे ethnic groups है, but still then what is the thing, we still lack a catalog of genetic variations. तो इसीलिए because of our distinct variations, because of our distinct ethnic groups and communities, India is also moving forward to have a genetic database of your 10,000 Indian human genome sequencing, जिसमें से 7,000 already complete हो चुका है. Creating a database of Indian genome allows researchers to learn about genetic variants unique to Indian population. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आपको exactly क्या genetic variation है Indian population का, ये अगर पता लग गया तो उस हिसाब से जो drugs है उसको कस्टमाइज किया जा सकता है. मान लीजिए वैक्सीन कोई कस्टमाइज करना है तो इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से या फिर इंडियन जेनेटिक वेरिएशन के हिसाब से इसको कस्टमाइज किया जा सकता है. सो about 20 institutions across India are involved in this particular project. So I hope इससे हमें पता चल गया about your genome sequencing and your DNA fingerprint as well. Now DNA fingerprinting is already in used. आपने देखा होगा किसी भी crime based serial में उसको किस तरीके से यूज किया जाता है ना, कि फिंगरप्रिंट्स को लेके उसमें से पता चल जाता है कि who is the person involved in the same. Now let us look into this particular question. Which state government has become the first to use a DNA database for unidentified bodies? अगर किसी बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक डीएनए डेटाबेस को यूज कर रहे हैं. तो इंडिया के अंदर ऐसा पहला स्टेट कौन सा आपका हुआ है? सो हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट सच स्टेट. So Himachal Pradesh has made history by becoming India's first state to establish a DNA database specifically for unidentified bodies. जहाँ पता नहीं लग पा रहा है किसका बॉडी है तो उसमें DNA सैंपल लेके इसको किया जा रहा है आइडेंटिफाई करने का. एक यहाँ पे जो है ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 2022 एंड द डेटाबेस जो कि आपका तैयार किया गया था, दैट डेटाबेस वाज इन अप्रैल 2022 एंड द डेटाबेस करंटली कंटेन्स 150 DNA samples of unknown individuals. Okay, now more about this DNA database. So 2022 में से ये आपका शुरू किया गया था. ऑब्वियसली इंडिया में कौन इसको करेगा, फॉरेंसिक्स. सो डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज इन जुंगा ऑब्टेन DNA प्रोफाइल डेटाबेसिंग एंड मैचिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स. तो कहाँ से लिया है ये, यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है. Called Small Pond TM software at the cost of rupees 55 lakh. The database is currently being populated and ऑर्गेनाइज्ड. इसको और ज्यादा लोग इसमें 150 DNA सैंपल्स है ना ऑफ अननोन इंडिविजुअल्स, तो उसको किस किस के साथ आप कैसे इसको रिलेट करके देखेंगे, तो इसके लिए बहुत सारे प्रोफाइल्स होना पड़ेगा जिसके साथ मैच करके देखेंगे. सो ऑलरेडी देयर आर अराउंड द कैपेसिटी ऑफ 20,000 DNA profiles which can be expanded as needed. Okay,
So Himachal Pradesh has become first such state to establish your DNA database. कमिंग टू योर नॉर्थ ईस्ट बेस्ड करंट अफेयर्स एंड असम बेस्ड करंट अफेयर्स, तो आज नॉर्थ ईस्ट बेस्ड में से हमने यहाँ पे जो आपका एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज आइजॉल हैज highest adoption of cashless payments for mobility services across India. Okay, so Aizol has highest adoption of cashless payments for mobility services across cities in India. Hyderabad leads the future of mobility among mega cities. Okay, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कैशलेस पेमेंट्स किस में आपका नजर आया है? मोबिलिटी सर्विसेज में आइजॉल में नजर आया है. इसके अलावा कोलकाता हैज द सेकंड हाईएस्ट adoption of cashless payments for different mobility services among mega cities. Okay, no respondents using smartphones in the city use 3 or more applications for either mobility or delivery services in the city. तो यहाँ पे ये रिपोर्ट किसने बनाया? OMI फाउंडेशंस ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स, ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 के हिसाब से रिपोर्ट निकल के आया है. तो हाईएस्ट में सबसे आगे किसका नाम है? आइजॉल. ओके, नेक्स्ट लेट अस कम टू गुणोत्सव. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स को आगे लेके जा सकते हैं, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. तो उससे रिलेटेड ये आपका इनिशिएटिव है गुणोत्सव. सो গুণোৎসৱটো কিহৰ কাৰণে হয়? এইটো বেচিকেলি স্কুলছ বিলাকৰ কাৰণে হয়. এতিয়া চাব কি হয়, বহুত স্কুলছৰ ভিতৰত কি হয়, এই যে মিড ডে মিল দিয়া হয় বা ইউনিফৰ্মৰ কষ্ট দিয়া হয়, এইখিনি বস্তুৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছৰ নাম কিছুমান এনেও লগোৱা থাকে. মানে এইটো ষ্টুডেণ্ট তাতে নপঢ়ে, এইটো ষ্টুডেণ্ট তাতে নাই, এইটো ষ্টুডেণ্ট হয়তো এক্সিষ্টো নকৰে, কিন্তু সেই ষ্টুডেণ্টটোৰ নামো তাতে লিখা আছে. এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টক বা এনেকুৱা নেমক কি বুলি কোৱা হয়? গোষ্ট ষ্টুডেণ্টছ বুলি কোৱা হয়. মানে ভূত ষ্টুডেণ্ট লিটাৰেলি, বাট গোষ্ট ষ্টুডেণ্টছ মিনছ দে ডু নট এক্সিষ্ট. আমি যেতিয়া ইন কেছ অফ ইয়াৰ মনৰেগা অলছ', if a person does not exist and there is a card in his name, job card বনোৱা আছে, so that person will be named as a ghost students. এই ৰেকৰ্ড বিলাক যদি এনেকুৱাকে পৰি থাকে আৰু সেই ধৰণে ফান্ডিং আহি থাকে, ষ্টেটৰ ওপৰত এটা হেভি বাৰ্ডেন হৈ যায়, কাৰণ এইটো এক্সিষ্টে নকৰে, কাৰো কোনো হিউমেন কেপিটেল ডেভেলপ হোৱা নাই, এইটো এক্সিষ্টে নকৰে বাচ্চাটো, বাট ষ্টিল amount is going, money is going, so this is like a burden in that particular case. আৰু বাকি ডেভেলপমেন্টৰ ফালৰ পৰা পইচা কাটি এইবিলাক কাবাৰ একাউণ্টত হয়তো বা এইবিলাক কোনোবাই পইচা এইটো খাই আছে, কাৰণ বাচ্চাটোতো নাই সেইটো. সো সেইকাৰণে এতিয়া কি হৈছে, এতিয়া চাব আজিকালি স্কুলবিলাকত ডকুমেণ্ট আপডেশ্যন বিলাক হৈ থাকে, যাতে এনেকুৱা গ'ষ্ট ষ্টুডেণ্ট এক্সিষ্ট কৰিব নোৱাৰে. গতিকে আজি এইটো ডকুমেণ্ট খুজি দিলে বাচ্চাকেইটাৰ পৰা, ঠিক তেনেধৰণে এইটো আপডেট কৰি থাকিবৰ কাৰণে এটা চেষ্টা চলোৱা হৈছে. চ' এইটো গুণোৎসৱৰ কাৰণে কি এনশ্যোৰ কৰা হৈছে? হোৱাট উইল গুণোৎসৱ এনশ্যোৰ? নাম্বাৰ 1, কোৱালিটি, এনশ্যোৰছ কোৱালিটি. চ' স্কুলছৰ কোৱালিটিৰ কাৰণে কি কৰা হ'ব? A+ ৰেংক হয় নে A ৰেংক হয়, তেনেধৰণে ৰেংকিং বিলাক দিয়া হ'ব. এণ্ড ৰিচ স্কুলছ অফ গ'ষ্ট ষ্টুডেণ্টছ, মানে যিকেইটা বাচ্চা এক্সিষ্টে নকৰে সেইকেইটাৰ নামতটো ফাণ্ডিং কৰিলে একো নহ'ব. চ' সেইকেইটা বাচ্চাৰ পৰা সেইকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক নেমছৰ পৰা ধৰক আপোনাৰ গুচাই দিয়া হ'ব, সেই নামকেইটা গুচাই দিয়া হ'ব. সেনেকুৱা বাচ্চাকেইটা নাই, চ' সেইকেইটা নাম গুচাই দিয়া হ'ব. অ'কে, চ' apart from ensuring qualitative improvements in schools, the Gunotsav has rid the school. Gunotsav is also going to get rid of the ghost students. Now, how do you ensure that the ghost students will be removed and the quality will be improved? The ghost students were shown in school register for various purpose. दिखाया क्यों इसको? पहले तो ये करने के लिए दिखाया कि देखिए हमारे स्कूल में इतने बच्चे हैं, हम अच्छे स्कूल है. दूसरा तो for various purposes, this they can be shown for various purposes. हो सकता है कि इन सब वजह से हो कि मिड डे मील के लिए सामान चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई और रीजन नहीं हो, बस हमें तो ज्यादा बच्चे दिखाना है इसलिए, या फिर गलती से रह गया किसी का नाम जबकि उसने स्कूल चेंज कर लिया. दिस इज द मेजर वन. देखिए जानबूझ के करप्शन करने का ये फिर भी कम है ना. आइडियली क्या है कि उसने स्कूल चेंज हो सकता है कर लिया हो, लेकिन उसका नाम इधर भी रह गया उधर भी रह गया, नाम उस वक्त रजिस्टर में से काटा ही नहीं, तो ये भी एक आपका रह जाता है कि बच्चा स्कूल नहीं आया काफी दिन से, फिर दूसरा स्कूल में चला गया लेकिन इसमें भी नाम कंटिन्यू किया. ओके, सो चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा said this while releasing the executive summary of Gunotsav 2023. So today it was in the news because of the releasing the executive summary of Gunotsav 2023. Now
वाई दिस थिंग्स आर डन, ऐसा क्यों करते हैं, ये गो स्टूडेंट्स को क्यों फिर भी नाम को रखते हैं, प्रोबेबली इट इज बिकज ऑफ द ইউনিফৰ্ম ইউনিফৰ্মৰ কাৰণে যিখিনি পইচা আহে তাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, মিড ডে মিলৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু আহে বা বেনিফিটছ আহে তাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। চ' দ্য টেণ্ডেঞ্চি ৱাজ এট দ্য কষ্ট অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডছ। এই চবৰ কাৰণে পইচা ক'ৰ পৰা আহিব, গো ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণেও পইচাটো ক'ৰ পৰা আহিব, গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডছ। আৰু এইফালে পইচা আহিছে মানে নালাগাত পইচাটো আহিছে মানে কাৰোবাৰ কোনোবা ডিজাৰ্ভিঙৰ পৰা জেনুইনৰ পৰা পইচা কাটা গৈছে, হয়নে, সিহঁতে এনৰোল কৰিব পাৰিলে হয়। চ' হাউএভাৰ গুণোৎসৱ হেজ ৰিড দ্য স্কুলছ অফ such go students. So now this is solved because they have got rid of this. The students shown enrolled in school registers are now genuine ones. क्यों, डॉक्यूमेंट मांग लो एक एक, जो बच्चा है नहीं उसका डॉक्यूमेंट आएगा ही नहीं, है ना। So now the students are the genuine ones, and that is why now all the funds are safe because it will go for genuine midday meal benefits and uniform and development of the human capital. The state has around 42 lakh students in government schools. Such a huge number of students enrolled in government schools in the state is an achievement in itself. So what now is the statement that is being given is that 42 lakh student is already a huge number, and this is like among the top 5 states in the country. So that is why it is a good point. Okay. Now the district which has topped the list of Gunotsav 2023 is Shibosagar district. So yete kune top korise Gunotsav 2023 list to Shibosagar district top korise, Saraidew aru Golaghat. Okay. These are the list of districts. Now each of these 3 districts will get rupees 25,000. So Shibosagar, Saraidew aru Golaghat কিমান কে এটা পইচা পাব, 25,000 কে এটা পইচা পাব। Okay, now coming to the next article is about হেমকো। So হেমকো খন আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে, অসমীয়া ডিকচনাৰী বুলি আপোনালোকৰ বহুতৰ ঘৰত আছে, আমাৰ ঘৰতো আছে, নে বহুতৰ ঘৰত আপোনাৰ হেমকো খন থাকেই অসমীয়া ডিকচনাৰী। এতিয়া কোনে কম্পাইল কৰিছিলে, লেট হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা। এণ্ড নাও দ্য ব্ৰেইল ভাৰ্জন, মানে ধৰক কোনোবাই এতিয়া চকুৰে চাই কিনে পঢ়িব নোৱাৰে, হয়নে, তেতিয়া ব্ৰেইল ভাৰ্জনটোৰ পৰা পঢ়িব পাৰে, ঠিক আছে। চ' ব্ৰেইল ভাৰ্জন অফ দ্য চেম হেজ মেড হিষ্ট্ৰী বাই মেকিং ইটছ ৱে টু দ্য গিনেছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড। দেৰ আৰ টোটেল অফ 90649 ৱৰ্ডছ। কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে কিমান ৱৰ্ডছ আছে, 90640 ৱৰ্ডছ আছে। অ'কে, now come to this particular question, which government scheme has won the award for excellence in public administration? Is ami mains or question to start korisilu, hone etia ami kot etu hek kori asu je government scheme jetia implementation problem hoy, thik ase, but there are government schemes as well who have won award of excellence in public administration. So these are examples ki ha hum log kitna better aur kar sakte hain, dekhiye, ha, excellence in public administration. So what is the correct answer? Jan Dhan Yojana, Jan Suraksha, PM Gati Shakti or PM Mudra Yojana. So the correct answer here is the PM Gati Shakti. Okay, PM Gati Shakti. So at the 16th Civil Services Day celebration, Prime Minister Narendra Modi awarded the Excellence in Public Administration 2022 award to the PM Gati Shakti. Okay, National Master Plan in Innovation Central category. So this is in the innovation category at the center level. Okay, now what is PM Gati Shakti? So it is basically a national master plan launched by the Indian government in October 2021 with the aim to streamline critical infrastructure projects. For example, road, railway, port, airport, telecom, and reduce the logistic cost, the transportation cost. So all these things will be reduced. Okay, so this is to streamline, that is bring everything at par and with respect to the critical infrastructure projects. Okay, now moving ahead to the map of the day. Today we are going to see the Great Himalayan National Park. So where is the Great Himalayan National Park? The Great Himalayan National Park is in the Kullu district of Himachal Pradesh. So it is in Himachal Pradesh and it is in the UNESCO list of World Heritage Site. Okay, UNESCO list of World Heritage Site, and this is specifically for your bird species. Okay, there are more than 180 bird species, so people go there for bird watching as well. However, there are other species like the Asian black bear, Himalayan musk deer, blue sheep, etc. are also found here. Okay,
मूविंग फॉरवर्ड टू द टेबल ऑफ द डे, आज हम लोग इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया और वो किस स्टेट में स्थित है ये देखेंगे। आप इस लिस्ट को देख सकते हैं, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रही हूँ। नंबर 1 इज चिल्का लेक इन उड़ीसा। दिस इज द लार्जेस्ट वन एंड दिस इज सेलाइन एंड इट वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा। इट इज ऑल्सो इन न्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम। किसके वजह से? ऑलिव रिडली टर्टल के नेस्लिंग जोन के वजह से। ओके, नेक्स्ट you can go through the Loktak Lake, Manipur, where it is Manipur, Umiam Lake, Meghalaya, then Lake Harike, which is in Punjab, Sambar Lake is in Rajasthan. The salinity is highest here, okay, because it is landlocked, so salinity is highest. Sangpo Lake is in Sikkim, Hussain Sagar in Telangana. So you can go through this list of your table of the day. So today we have seen that 26th April is your World Intellectual Property Day. Then performance of welfare scheme, how it has not been effective, what are the examples of it being effective, and what is the way forward. Then genome project, human genome project, and genome sequencing. Then Aizwal has adopted has highest adoption of cashless payments. Then we have seen Gunotsav, and Hemkosh has set the world record, largest bilingual braille dictionary. Okay, so that's it for this particular session. I hope if you have learned anything from this session, then please consider sharing it with your friends as well. Thank you everyone. Take care. Stay blessed. Bye bye.